सर्वमंगल मंगल से सर्वसाधिके शरण्य गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, प्रणाम। मैं रजत सिंह जी साधना के प्लेटफॉर्म पर फिर से हाजिर हूँ, जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू करने के लिए, कंडीशन पे बात करने के लिए। उस लास्ट को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि कंडीशन पर मैं बहुत विस्तृत बात करना चाहता हूँ। अभी तक हमने क्या बात किया? नाम पे बात की। क्यों इसे हड़प्पा कहते हैं, क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्यों इसे सरस्वती घाटी सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इस पे हमने डिस्कस कर लिया। कहाँ से आए थे? फॉरेन ऑथर ने, जैसे गार्डन चार्ट, क्रेमर, व्हीलर ने बताया कि मेसोपोटामिया से आए थे। लोकल राइटर्स ने कहा है कि नहीं, ये यहीं की संस्कृति से हुए हैं, जैसे सोथी संस्कृति, आमिर जैसी चीजें दिखाती हैं कि चालकोलिथिक एज के बाद ही, चालकोलिथिक एज की जो ग्रामीण सभ्यता थी उसने अपने आप को विकसित किया और नदी के किनारे इन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया। क्योंकि सोथी संस्कृति से हमें क्या मिलता है? इनके कई सारी सिमिलरिटीज मिलती हैं। इसके अलावा हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं? हमें देखने को मिलता है कि इनके कई सारे ट्रेड भी हमें देखने को मिले हैं। किसके साथ वो ट्रेड देखने को मिले हैं? तो ट्रेड हमें लोकल और फॉरेन दोनों तरीके से मिले हैं। और फॉरेन में जो हमने देखा है कि मेसोपोटामिया भले अन्नागार और स्नानागार जैसी चीजों की समानताएं मिलती हैं, लिपि की भी कुछ ना कुछ समानताएं मिलती है, लेकिन उनकी लिपि जो थी वो किलाक्षर लिपि थी, हमारी भावचित्रनात्मक थी। इस तरीके से हमें प्रॉपर देखने को मिलता है कि दोनों में सिमिलरिटीज हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जो सेम नहीं है। ठीक है, मैंने चश्मा पहना, तुमने भी चश्मा पहना, हम दोनों भाई भाई हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने इस पर बात की थी। और आखिरकार इनका ओरिजिन कैसे हुआ है? अचानक से हुआ है कि या फिर ग्रेजुअली हुआ है? तो इस पे हमने बात किया था और हम इस निष्कर्ष पर रहते पहुंचे थे कि ये ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं। ठीक है, चालकोलिथिक एज से धीरे धीरे ये सभ्यता विकसित हुई, मानव के मस्तिष्क का विकास होता गया, कपाल हुआ बढ़ती गई और मनुष्य ने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए और फिर इस प्रकार की बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास किया। फिर हमने ज्योग्राफिकल साइट्स देखी थी, किस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी। इसमें हमने आपको बलूचिस्तान, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और यूपी और साथ ही साथ गुजरात में इनको हमने बांटा था, राजस्थान, इतने एरिया में करके हमने उन पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनको देख लिया था। इसके अलावा हमने क्या देखा था? ज्योग्राफिकल साइट्स को अंदर जाकर भी हमने देखा कि हड़प्पा की खोज किसने की, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की। हड़प्पा में हमें क्या देखने को मिला? अन्नागार, स्नानागार। ठीक है, और क्या मिलने को मिला हमको देखने को? श्रमिक आवास देखने को मिला। और मोहनजोदाड़ो में हमें क्या देखने को मिला? स्नानागार देखने को मिला, कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है, कई सारी मनके मोहरे मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के अलावा चंदुड़ो में हमने देखा मनके बनाने का कारखाना मिला है, और हमने क्या देखा? मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, और इसी तरीके से हमने लोथल में डॉकयार्ड को समझा था। इस तरीके से हमने सारे साइट्स को विधिवत समझा था। उसके बाद हमने बात की थी फीचर्स की। फीचर्स में टाउन प्लानिंग कैसी थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कैसा था, अथॉरिटी थी कि नहीं थी, बिल्डिंग कैसी थी, सोशल हायरार्की थी कि नहीं, और वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, इस पे हम पूरी तरीके से बात कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो पुराना जितना पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मोटा मोटा उसको ब्रीफ कर दिया है 5 मिनट के अंदर। ऐसे करने से क्या होता है ना कि पिछला जितना पढ़ाया होता है आपके दिमाग में आ जाता है, मोटा मोटा क्या क्या आप देख चुके हैं। तो अब कंडीशंस पे बात करेंगे। ठीक है। हम्म, हम्म। कंडीशंस पे हम बात करेंगे कि इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, कह सकते हैं हम। पहले इसी पे बात कर देते हैं, इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, फिर धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, सामाजिक। चलिए बात करते हैं। कंप्यूटर जी, एक बढ़िया सी स्लाइड दीजिए हमको। बढ़िया सी स्लाइड दिए हुए हैं। अब इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता से एक बात तो समझ में आ जाती है कि इनके पास कोई ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी जरूर थी, जिसपे हमने बात किया था, जो टाउनशिप का प्लान भी करती थी। अथॉरिटी जो क्या करती थी कि प्लान करती थी और प्लान को इम्प्लीमेंटेशन भी करा दिया। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी जरूर थी। लेकिन अब यहाँ पर जब हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं इनकी, जब हम इनकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिकल फीचर की हम बात करते हैं, तो इसमें देखो पॉलिटिकल फीचर जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। उन तीनों में हम देखेंगे कि कौन सा पॉलिटिकल फीचर आखिरकार इसमें देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पर ये यूनियन के रूप में थे, संघ के रूप में थे ये। ठीक है, या फिर यहाँ पर मोनार्की देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर यहाँ पर मर्चेंट रूप शासन कर रहा है। जो एविडेंस मिलते हैं, इस एविडेंस के हिसाब से हमें ये तीन चीजों पे हम कयास लगाने पर मजबूर हो जाते हैं
कि इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसी चीज रही होगी, क्योंकि सिटाडेल मिलना, अन्नागार मिलना, स्नानागार मिलना, इतनी बड़ी टाउनशिप मिलना, ये यही चीज दर्शाती है कि इसमें कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर या तो यूनियन या मोनार्की या मर्चेंट ग्रुप काम कर रहे हैं। अब जब यूनियन की हम बात करते हैं तो इस प्रकार से काम कर रहे होते हैं। जैसे महाजनपद काल में हम देखेंगे कि मगध बहुत बड़ा एरिया बन करके निकलेगा निकलेगा और वो आसपास के एरिया पर शासन करेगा, और मेन नियम वगैरह कौन बनाता है? मगध बनाता है। ठीक है, बनाता है। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स में बांट दिया गया है और अपने स्टेट्स में कोई ना कोई कैपिटल बना दी गई है, वहां पर अथॉरिटीज रहती हैं, और वो अथॉरिटीज जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती हैं वो उस संबंधित स्टेट्स पे काम करता है। हो सकता है कि यही अथॉरिटीज कुछ शहर ऐसे विकसित हुए हों जो नियम बनाते हो। जैसे सिंधु नदी के पास में जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां पर मोहनजोदाड़ो इंपॉर्टेंट नगर निकल करके आता है, जो अपने आसपास कोटची जैसे नगर है, चंद्रपुर जैसे नगर है, उन नगरों के पास में रूल एंड रेगुलेशन बनाता होगा, और वो नगर रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। क्योंकि हर एक शहर में अगर कुछ ना कुछ असमानता है तो कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जो उनमें समान रूप से देखी जाती हैं। जैसे मनके देखने को मिलता है, मोहरे देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो इनकी टाउन प्लानिंगशिप थी उनमें कई सारी समानताएं देखने को मिलती हैं। ये सारी चीजें यही दर्शाती हैं कि इनमें क्या मिलता है, कि इनमें कहीं ना कोई यूनिफॉर्म अथॉरिटी थी जो इन पर काम करती थी। जैसे एक जगह पर तो मैंने बताया मोहनजोदाड़ो हो गया, एक जगह पर लोथल हो गया, एक जगह पर धौलावीरा हो गया, एक जगह पर कालेबंगा हो गया, एक जगह पर राखीगढ़ी हो गया, एक जगह पर आपका हड़प्पा हो गया। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट शहर थे जहां पर रूल एंड रेगुलेशन और उस अथॉरिटी क्या करती थी कि टाउन प्लानिंगशिप करती थी, और फिर क्या होता था, ये यूनियन के रूप में ये अथॉरिटी सारे टाउन में प्लान करती थी और प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कराती थी और पूरी नगरीय सभ्यता को चलाती थी। ठीक है, पहला ये हो सकता है। दूसरा क्या है, मोनार्की भी हो सकती है। ठीक है, मोनार्की कैसे हो सकती है? इसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक प्रमुख शहर था जो व्यवस्था को बनाता था और राजशाही करता था। बिल्कुल सही बात मैंने आपको बताया, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर कोई विशेष प्रमाण देखने को नहीं मिले। कैसे प्रमाण देखने को नहीं मिले? अगर हम यूनियन की बात को सही मान लें तो प्रॉब्लम कहाँ पर आई भाई? अगर ऐसा कोई शहर था तो उस शहर में किसी ना किसी राजा को भी, राजा के या उस अथॉरिटी के रहने के भी तो प्रमाण देखने को मिलने चाहिए थे। भाई राजा कहीं ना कहीं होते हैं तो वो अपने कुछ ना कुछ छाप जरूर छोड़ते हैं। छाप छोड़ने का मतलब है, जैसे अशोक था, अशोक ने अपने शिलालेख बनवा दिए, ठीक है। मुगल्स आते हैं, उन्होंने कई सारे ताजमहल आदि ये सब चीजें बनाई। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई दुर्ग मिलना चाहिए था, कोई ना कोई किला मिलना चाहिए था, कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण जरूर मिलना चाहिए था जो ये साबित करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई राजा या किसी न किसी पृष्ठ का शासन था, और वो आसपास के जितने छोटे छोटे अदर साइट्स थी उनके लिए भी नियम बनाता था, और वही नियम आसपास की सभी साइट्स पे लागू होता था, और वो एक शहर को कैपिटल के रूप में यूज करता था। तो इसको हमने कैंसिल किया है। मोनार्की भी डाउटफुल लगती है, क्योंकि मोनार्की में समस्या यही है कि आखिरकार यहाँ पर भी अगर कोई राजा होता तो यहाँ से भी हमको किसी ना किसी राजा के रहने के कोई प्रमाण नहीं मिले। इनका कहना है कि हर नगर में कोई ना कोई एक राजा या प्रीस्ट रहता था जो शासन करता था और वही नियम बनाता था, लेकिन यहाँ पर राजा के भी कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसे कि मेसोपोटामिया में हमें मिलता है कि वहां के जो प्रीस्ट थे वो शासन करते थे, वहां पर मंदिर के हमें प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मंदिर का प्रमाण नहीं मिलने से ये डाउट हो जाता है कि क्या यहाँ पर भी प्रीस्ट शासन करता होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है कि मोनार्की भी रहना यहाँ पर मुश्किल लगता है। तीसरी कौन सी होती है? मर्चेंट। मर्चेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरी होल इकोनॉमी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो ट्रेड एंड कॉमर्स पर रन कर रही थी, और चूंकि ट्रेड एंड कॉमर्स पर रन कर रही थी तो कहीं ना कहीं ये मानने लगे लोग कि ये जो पूरी सभ्यता थी वो ट्रेड एंड कॉमर्स पर निर्भर थी, ज्यादातर चीजें ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड थी। इसीलिए हो सकता है कि कुछ मर्चेंट ग्रुप्स मिले हों और उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया हो, और वही अथॉरिटी के रूप में नियुक्त होकर के इस सभ्यता को चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तीन मत निकल के आए कि या तो ये यूनियन के रूप में काम कर रहे थे, जैसे महाजनपद काल में कोई एक शहर रहता है और बाकी शहर उसको फॉलो करते हैं, या फिर मोनार्की के रूप में यहाँ पर कोई किंग या प्रीस्ट किंग रहा होगा, अर्थात पुजारी राजा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पुजारी राजा होने में कोई ना कोई भवन, कोई ना कोई किला बनाता है जो हमें देखने को नहीं मिलते, तो हम मोनार्की मानने से मना कर देते हैं। फिर चूंकि ये सारी जो चीजें थी वो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा सर्वाइवल ट्रेड एंड कॉमर्स में हो रहा था, और ट्रेड एंड कॉमर्स किससे हो रहा था? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से, और लोकल भी ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर हमें मर्चेंट ग्रुप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो
तीन विचार हमारे सामने यहाँ पर आते हैं, किसके, कि यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, देखिए इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में हम तीन चीजों को लेकर के, तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी, आज भी हम इसी पे बात करते हैं। सेकेंडरी और क्या था, टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि और पशुपालन से संबंधित चीजें होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग से चीजों पे बात करते हैं। और सर्विस सेक्टर में हम, टर्शियरी सेक्टर में हम किसकी बात करते हैं? सर्विस सेक्टर की बात। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि कृषि यहाँ पर कैसे थी भाई। अब टोटल ये नगरीय सभ्यता देख करके ये बात समझ में आती थी कि कृषि सभ्यता काफी विकसित थी। ठीक है, राखी गढ़ी में हल का प्रमाण मिलता है, बनौली में मिट्टी के हल मिलता है, ठीक है, जुते हुए खेत मिलते हैं। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहां पर उन्नत कृषि व्यवस्था पाई जाती थी। क्योंकि बगैर उन्नत कृषि अर्थव्यवस्था के इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता का विकास हो पाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप अपने प्राइमरी सेक्टर को नहीं मजबूत कर सकते हैं, तब तक आप सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दे सकते हैं। इंडिया के साथ भी यही हुआ था। इसीलिए इंडिया ने जो स्टार्टिंग की उसके 5 ईयर प्लान थे, स्टार्टिंग पंचवर्षीय योजनाएं थी, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड थी? वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को डिवोटी थी। लेकिन उसके बाद जो अगली अगली आती है, वो हम किसको कहते हैं? वो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करते हैं। ठीक है, तो कृषि को सबसे पहले विकसित होना जरूरी है। कृषि विकसित होगी तभी हमारा क्या भरेगा? पेट। जब पेट भरेगा तभी हम और दूसरी चीजों के ऊपर भी कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तभी हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। भाई जब हमारा पेट नहीं भरा होगा तो हम मन के आभूषण और ये सब मोहरे क्यों बनाएंगे? ट्रेड एंड कॉमर्स तो तब आएगा ना जब हमारा पेट भरा होगा, जब कृषि एक्सेस मात्रा में हो रही होगी। कालीबंगा में तो, हाँ, कालीबंगा में तो मल्टीपल क्रॉपिंग के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक साथ कई फसलों को भी उगाने के प्रमाण देखने को मिलते हैं, बनौली में भी देखने को मिलते हैं, कई जगह पर मिलते हैं। ये दिखाता है कि हम कृषि में एक्सेस अमाउंट में जब कृषि कर रहे थे, तभी तो हम अन्नागार बनाएंगे। जब हमारे पास एक सच सच मतलब बहुत अमाउंट में सारा फूड और ग्रेन सब चीजें आएंगी, उसके बाद ही तो स्टोर का प्रोसेस आता है, कि पहले ही स्टोर कर लेंगे, इतने बड़े बड़े अन्नागार बना लेंगे। और ये जो एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता था, ये समानता उन फसलों का होता था जो ठंडी में बोई जाती थी और अप्रैल में के आसपास काट ली जाती थी। ठीक है, यानी अब नवंबर दिसंबर के आसपास उनको बोया जाता था और अप्रैल के आसपास उनको काट दिया जाता था। तो एग्रीकल्चर बहुत डेवलप अवस्था में हमको देखने को मिलता है। कहां पर? प्राइमरी एग्रीकल्चर में। राइस कल्टीवेशन यहाँ पर होता था। ठीक है, गेहूं, जौ, राई, चावल, कपास। कपास बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था। अभी तक जो जानवर की छाल का यूज करते थे, वो कपास के प्रयोग होने से रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे। जो हमें प्रीस्ट की मूर्ति मिलती है यहाँ पर, ये प्रीस्ट की मूर्ति पर आप देखेंगे कि इसने ऊपर की तरफ में एक कपड़ा पहना हुआ है। ये देख रहे हैं? और ये कपड़ा नॉर्मल नहीं है, इसके ऊपर ट्रायंगुलर इस तरीके से भी डिजाइनिंग भी की गई है। थैनोस की तरह लग रहा है ये, एवेंजर के थैनोस की तरह। तो और इस पे देखिए हाथों में ये बाजू बंद, और ये ऊपर की तरफ ऐसे करके चीजें बनी होना, और कान में भी तो अलग अलग चीजें होना, ये दर्शा रहा है कि ये अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चर को क्या करते थे? काफी अच्छे अमाउंट में एग्रीकल्चर कृषि का उत्पादन कर पाते थे। तभी उन्होंने इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया। तभी उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स की ओर भी ध्यान दिया। किसने? इंडस वैली सिविलाइजेशन ने। अर्थात ट्रेड एंड कॉमर्स में काफी उन्नत व्यवस्था थी। कौन सी थी? इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, और तो और अब जो नई रिसर्च आ रही है उसमें मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट का भी मिलता है कि ये मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट का भी उत्पादन कर लेते थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर काफी मजबूत था, इसीलिए फिर वो बाद में सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव होते हैं। और सेकेंडरी सेक्टर कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। इस सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? कई सारे चीजें मिलती है भाई।
अगर हम इसमें देखेंगे जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो हमको मनके बनाने के कारखाने देखने को मिल रहे हैं। इतनी मात्रा में ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं तो वो ब्रिक्स भी कहीं ना कहीं बेक होती होगी। भट्टी के प्रमाण हमको वैसे भी मिल चुके हैं। आभूषण आदि बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए ये बैलगाड़ी आदि मिल रही हैं, ठीक है। बड़े बड़े कांसे की चीजें बन रही थी, कांसे की नृत्य की मूर्ति मिल रही थी। इस मूर्ति को क्या होता था कि वैक्स तकनीकी के द्वारा बनाया गया था, लॉस वैक्स तकनीक के द्वारा बनाया गया था, है ना। तो ये चीजें दर्शा रही हैं कि यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्टर था वो सेकेंडरी सेक्टर भी काफी मजबूत था, ठीक है। जैसे मेटल, स्टोन, टेराकोटा, ब्रिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। पॉटरी बनती थी, शेल मेकिंग इंडस्ट्री थी, शिप मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी। कितना कुछ होता था यहाँ पर, है ना। लोथल में हमने देखा कि वहां पर डॉकयार्ड बना हुआ था, और वहां पर जो शिप आती थी वो शिप को भी क्या करते थे कि सही करते थे। ये क्या दिखा रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो दिखा रहा है। कांसे की नृत्य की मूर्ति मिल रही है, पॉलिशदार पॉटरी मिल रही है। पॉलिशदार पॉटरी के साथ पॉटरी को व्हील बेस पे बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ उस पर डिजाइनिंग की जा रही है। और तो हमें मिट्टी के कई सारे खिलौने तो तमाम देखने को मिले हैं, लगभग हर जगह से मिले हैं। ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप था। टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इतनी बड़ी सभ्यता जो विकसित हुई है उसका जो बेस हम देखते हैं वो टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर में इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो है हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स का सेक्टर, ठीक है। यही ट्रेड एंड कॉमर्स का सेक्टर था जिसने इतनी बड़ी सभ्यता को विकसित किया, ठीक है। ये कहा जाता है कि अथॉरिटी के रूप में भी मर्चेंट की अथॉरिटी थी जो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को पोषित कर रही थी, इसको बना रही थी। तो टर्शरी सेक्टर भी यहाँ पर क्या था, बहुत ज्यादा मजबूत। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, हस्बेंड्री वगैरह और एग्रीकल्चर काफी ज्यादा डेवलप था। सेकेंडरी सेक्टर में मनके बनाने के कारखाने, कांसे की नृत्य की मूर्ति, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। हड़प्पा में और समुद्रों में मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, मेटल की चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। डॉकयार्ड में ये शिप बिल्डिंग का भी, शिप वाली चीजों बनाने का भी काम करते हैं, ठीक है। और बेक करते थे किसको, ईंटों को। इतने बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बनती हैं क्या विदाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप किए हुए, संभव ही नहीं है। तो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में सेकेंडरी मैन्युफैक्चर, ये जो सेकेंडरी सेक्टर था इकोनॉमी का, ये भी ज्यादा योगदान कर रहा था। और जिस पर पूरी इकोनॉमी निर्भर थी वो था यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि सर्विस सेक्टर में अपना योगदान दे रहा था। ये ट्रेड कहाँ से करते थे, ये ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया और मिस्र से। कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि इनका ट्रेड गिर जाने के कारण ही इनका डिक्लाइन हुआ है। तो जब डिक्लाइन पे आएंगे तब हम इनकी बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, सामाजिक देख, राजनीतिक देख लिया, आर्थिक देख लिया। अब हम किस पर आएंगे, अब हम आएंगे इनके सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था में, ठीक है। एक साथ ले लेते हैं, सामाजिक एंड धार्मिक व्यवस्था। उस डायग्राम के साथ चलते हैं। ये देखिए, क्लियर है, क्लियर ही होगा। पहले धार्मिक व्यवस्था की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक बेटी है, मतलब एक देवी है, और ये देवी ने दोनों तरफ से बाघ को पकड़ के रखा है, ऐसे करके, ठीक है। इसके अलावा कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमें उर्वरा देवी की मूर्ति मिली है, जिसमें एक लेडी है, उसके पेट से क्या हो रहा है कि पौधा निकल रहा है। ये समानता उर्वरक को, मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी को दर्शाता है कि पृथ्वी से हमें क्या मिल रहा है, कि पृथ्वी से हमें क्या कर रहा है कि नीचे पृथ्वी हमें अन्न दे रही है और उस पर हम जीवित है, ठीक है। तो मूलतः जो ज्यादातर मूर्तियां मिली हैं वो हमें स्त्री की मिली है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें पुरुष की नहीं मिली है। जैसे प्रीस्ट की हमें मूर्ति मिली है, प्रीस्ट की हमें मूर्ति मिली है, तो ऐसा नहीं है कि हमें मूर्तियां नहीं मिली है। हमें जो मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां ज्यादातर स्त्रियों की मिली हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, ठीक है। अर्थात यहाँ पर महिलाओं का प्रभुत्व था और महिलाओं के बेस पर ये सभ्यता चल रही थी। इसके अलावा ये कई सारी सील्स मिली हैं, ठीक है। इन सील्स पर भी अलग अलग चीजों का चित्रण देखने को मिला है। जैसे ये बुल मिला है, ठीक है। इसके अलावा ये यूनिकॉर्न मिला है, ठीक है। यूनिकॉर्न के अलावा हाथी मिला है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि यही सारे जानवर आगे चल के वैदिक सभ्यता में गॉड के साथ जोड़ दिए जाते हैं। जैसे बुल को जोड़ दिया जाता है भगवान शंकर के साथ में, ठीक है, हाथी हो जाते हैं आपके इंद्र के साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और अलग अलग बाघ को माता दुर्गा के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से अलग अलग देवताओं को भी मिलता है, ठीक है, इनको फिर बाद में देवताओं के साथ भी जोड़ दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एक लिंकेजेस दिखाते हैं कि यही सभ्यता धीरे धीरे वैदिक काल की ओर बढ़ रही थी। लेकिन ये बीच में इसका डिक्लाइन का फेज बिल्कुल आया, और उस डिक्लाइन के फेज में ये अपनी पुरानी नगरीय चीजों को भूल गई थी, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ पे डिटी की मूर्ति है, इसमें उसने दोनों तरफ से बाघ को पकड़े हुआ है, और इसके ऊपर कई सारे चित्र भी, कई सारे चीजें बनी हुई हैं। इसमें स्पेशली ये मछली जो है, मछली हमें ये मछली का जो साइन है ये हमें लगभग कई सील्स में देखने को मिलता है। अच्छा, इन सील्स का यूज क्या होता है? तो ट्रेड एंड कॉमर्स में आपने वो देखी होगी, अरे अभी कौन सी आई थी प्रभाष की, सलार। सलार में सील को लेकर के थी ना, उसमें सील बन जाती है तो उस सील को प्रभाष बनाता है। तो वो सील याद रखिएगा, उसी तरीके से कुछ सील्स का यूज ये लोग भी करते थे। ये क्या करते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स में चीजों की पैकेजिंग करते थे और फिर उसके बाद सील मार देते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स में ट्रेड सबसे ज्यादा किस चीज का होता था, तो ये कॉटन का और रेशमी वस्त्रों का सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। और यहाँ से क्या लेके जाते थे, रेशमी वस्त्र लेके जाते थे, और वहां से क्या लेकर के आते थे, सोना और इम्पोर्ट सोना लेके आते थे, चांदी लेके आते थे, प्रीशियस स्टोन्स लेकर के आते थे। और साउथ में जो कोलार गोल्ड फील्ड है, केजीएफ, वहां से भी ये गोल्ड को लेकर के आते थे, ठीक है। तो जैसे वो सील्स वहां पड़ती थी सलार में, आपको याद होगा, सील देख करके वो समझ जाते थे कि ये किसकी सील है ना। संभवतः उसी तरह से ये लोग भी अपनी सील्स का प्रयोग कर लेते थे, या फिर हो सकता है कि ताबीज के रूप में इन सील्स का प्रयोग किया जाता हो। और ज्यादातर सील्स जो मिली हैं वो कैसी मिली हैं, चौकोर मिली हैं। और इन सीलों पर जो चित्र बने हुए हैं, ये चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को दर्शाते हैं कि ये पशुओं को भी पूजते थे। इसके साथ साथ ज्यादातर जो हमें मिले हैं वो महिलाओं के मिले हैं, और महिलाओं की ज्यादातर चीजें मिलने के कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये जो समाज था ये मातृसत्तात्मक था, अर्थात महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा था, जिससे ये समाज के धार्मिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है। और तो और जब हम पशुपति शिव की सील को देखते हैं, जिसमें दाएं तरफ बाघ और हाथी और बाएं तरफ गेंडा मिलता है, और गेंडा और भैंसा मिलता है, ठीक है, एक है पशुपति शिव की सील, जाकर के गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, उसमें एक तरफ आपके गेंडा और भैंसा बैठा हुआ है, एक तरफ आपके हाथी और बाघ बैठा हुआ और हिरन लगे हुए हैं। वहां पर जो पशुपति हैं जिनको शिव से तुलना की जाती है, वो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सील्स में हमें योग के बारे में देखने को मिलता है, जिससे ये देखिए एक ये सील्स भी है जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग योग से भी प्रचलित थे। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं ये साइन बोर्ड हैं जो धौलावीरा में मिले थे, ठीक है। ये देखिए ये यूनिकॉर्न बना हुआ है, ये विकी बनी हुई जिसने बाघ को पकड़ा हुआ है, इस तरीके से। अच्छा, इन सीलों पर कहीं भी घोड़े की हमें सील नहीं मिली है, ज्यादातर यूनिकॉर्न, हाथी, बैल, ठीक है, इन सब चीजों की सील मिली है, जिस पर हिस्टोरियन इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बताया, और इस तरीके से इनके धार्मिक जीवन को इन लोगों ने बनाया, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज जानना चाहिए कि ये जो था, ये हमें मंदिर के प्रमाण देखने को यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मंदिर के प्रमाण देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये मान सकते हैं कि ये लोग धर्मनिरपेक्ष थे। अर्थात एक होता है कि आप अपने अपने जगह पर अपने अपने धर्म में चीजों को चलाइए, ठीक है। कई जगह हमने यज्ञ कुंड भी मिले हैं, ठीक है। जैसे कालीबंगा में, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। और उन 21 हवन कुंड मिले हैं। उस हवन कुंड के अंदर कई सारे जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये लोग अग्नि को भी पूजते थे, ये अग्नि को पूजते थे, मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमें मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। ये समझ में आता है कि हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता था, और जब समाज में आता था तो वो समाज के नियमों का पालन करता था, ठीक है। इस तरीके से हम इसके धार्मिक जीवन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक जीवन में हमें कई सारे मन के मृदभांड, उन पर कई चीजें बनी हुई थी, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और जैसे हमने आपको बताया कि धर्म में दो चीजें होती हैं, एक क्रिया पक्ष होती है और एक विचारधारा होती है, ठीक है। तो विचारधारा तो हमें जो पता चलती है
वो विचारधारा किसी भी धर्म की वो हमें साहित्य से पता चलती है, और क्रिया पक्ष हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों से इनके धर्म के क्रिया पक्ष तो पता चल गया था, लेकिन इनके धर्म की विचारधारा क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता चल पाई। जैसे हमारी विचारधारा महाभारत में लिखी है, कुरान में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो एक कह सकते हैं कि एक विचारधारा देती है कि वास्तव में उस धर्म की विचारधारा क्या है, उस धर्म का ग्राउंड क्या है जिस पर ये धर्म को विकसित किया गया है। और उस धर्म के कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें क्रिया पक्ष में देखने को मिलते हैं। ये क्रिया पक्ष के रिचुअल हमें क्या देखने को मिलते हैं, ये हवन कुंड, सील, मोहरों, मनके आदि पर जो चीजें मिलती हैं वो हमें दिखाती हैं कि इस समय का धर्म कैसा था। जैसे ये यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ भी हमें फोटोज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये मनके हैं, कह सकते हैं इनका आभूषण है, ये कुछ सोने के भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इनके पक्ष देखने को मिलते हैं। तो हमें इनका सामाजिक और धार्मिक पक्ष देखने को मिलता है। अब इसके हम पक्ष देखेंगे, धार्मिक जीवन का कैसा रहा है, और फिर इसके पतन पे आएंगे। तो हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन में शवधारा, यहाँ से भी हम धर्म के बारे में जानते हैं कि आखिरकार मरने के बाद वो उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनका कैसा दृष्टिकोण है आत्मा को लेकर के, मरने के बाद के रिचुअल्स को लेकर के। कहीं कहीं पर वो युगल समाधान देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था लोथल में, ठीक है। और वो क्या दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हो सकता है कि ये सती प्रथा जैसी चीजें भी यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समाधान की 3 विधियां मिलती हैं, आंशिक समाधान, ठीक है, पूर्ण समाधान, और क्या होता है, दाह संस्कार। आंशिक समाधान वैसा होता है जैसा पारसी समुदाय में होता है कि हम उस व्यक्ति को कहीं पर डाल देते हैं, वहां पर जानवर उसको खाते हैं, चील गिद्ध आदि खा लेते हैं, फिर बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनको एक कलश में रख करके संरक्षित कर देते हैं, या फिर उस व्यक्ति को जलाते हैं और जो उसके अवशेष होते हैं उसको कलश में रख करके रख देते हैं। पूर्ण समाधान में पूरी तरीके से उसे जला देते हैं, सॉरी, पूर्ण समाधान में उसको गाड़ दिया जाता है, और दाह संस्कार में उसे क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जिसमें से पूर्ण समाधान सर्वाधिक प्रचलित था, जिसके अंदर सबको उत्तर और दक्षिण दिशा में रखे फिर गाड़ दिए जाते हैं। कालीबंगा में समाधान की तीनों विधियां प्रचलित होने के साक्ष्य मिले हैं, और रोपड़ के समाधान में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के प्रमाण मिले हैं। पंजाब में जो रोपड़ है वहां पर हमें मालिक के साथ साथ कुत्ते के दफनाने का प्रमाण भी मिलता है। ये देखिए उर्वरा की फोटो लगी हुई है, ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह है, और कहीं कहीं पर हमें ऐसे शिवलिंग के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्थात ये शिवलिंग की भी पूजा करते थे। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में समाधान का साक्ष्य मिले हैं, जिसे कुछ विदेशियों के साक्ष्य लोग बताते हैं, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर पशुपति शिव की पूजा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर पर त्रिमुखी सिर वाला पुरुष है। मैंने आपको बताया था कि पशुपति की जो सील मिली है वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, और इस सूर्य में दाहिने और हाथी और बाघ बने हुए हैं, और बाएं तरफ भैंसा और गैंडा बने हैं, और नीचे की तरफ हिरण का चित्र है जो किसको दिखा रहा है, हिस्टोरियन कहते हैं ये पशुपति शिव हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर लिंग एवं योनि की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है, कालीबंगा से मिल रहा है। अग्निवेदी अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से भारी मात्रा में मिले, ठीक है। लोथल और कालीबंगा से अग्निवेदिका के कुंड भी हमें भारी मात्रा में देखने को मिले हैं। और क्या मिला है, यहाँ पर जो धार्मिक जीवन था उसमें धार्मिकता तत्व मौजूद था, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। यहाँ पर देवी देवता दोनों की पूजा की जाती थी, पर मंदिरों के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। मात्र देवी की पूजा मोहनजोदाड़ो से साक्ष्य मिले हैं। पृथ्वी की उर्वरता देवी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है, ठीक है। ये हमने देखा कि इनका धार्मिक जीवन किस टाइप से था। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था, ठीक है। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम कृषि पे बात करते हैं। तो यहाँ पर जुताई होती थी, मिट्टी का हल हमको मिला बनावली से, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और नई जो खोज हुई है उसके हिसाब से राखी गढ़ी से भी हमें क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला। मैंने बताया था राखी गढ़ी से मिट्टी का हल, बनावली से जुता हुआ खेत, और कालीबंगा से भी हमें जुता हुआ खेत मिला है, ठीक है। और बुआई में यहाँ पर क्या होता था, मुख्यतः रबी की फसलें अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, और जिनको नवंबर दिसंबर में बोया जाता था और मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता था, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे, जैसे सीलों पर हमें मिले हैं अलग अलग पशु। तो एक ऊपर वाले सांड देखने को मिलते हैं, गाय के प्रमाण मिले हैं, घोड़ा का अस्थि पंजर सुरकोटदा में मिला है, हड्डी मिली है। लोथल से हमें अलग अलग प्रमाण मिले हैं, दांत हमें घोड़े के राणा गुंडई में मिले हैं। लेकिन फिर भी यूपीएससी ये कहता है कि घोड़े के प्रमाण नहीं मिले, तो हम वही मान के चलेंगे, ठीक है।
कृषि में सिंचाई कहाँ से होती थी? तो कृषि में ये सामान्य नहरों से सिंचाई के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन मैंने बताया कि जलाशयों का प्रयोग करते थे, स्टेप वेल्स का प्रयोग करते थे, वेल का प्रयोग करते थे। कटाई गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट था कपास, और इसी से ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे, जिससे वहां से सोना, चांदी और प्रीशियस स्टोन लेकर के आते थे। सबसे पहले जो कपास का साक्ष्य मिला वो कहाँ पर मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और सिंधु क्षेत्र में इसको उत्पादन करने के कारण यूनानियों ने कपास को क्या कहा है? सुंदर हिंडन कहा है। और चावल का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? लोथल, रंगपुर। ठीक है। और गन्ना, रागी के भी प्रमाण हमको नहीं मिलते हैं। गन्ने के प्रमाण देखने को हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग पे हम आ गए। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग क्या था? सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र बनाते थे। इसके अलावा इतने बड़े बड़े टाउनशिप बिल्ड किया था, तो ये बिना मैन्युफैक्चरिंग के मुश्किल है। और कला की बात करते हैं तो यहाँ पर कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है। और उर्वरता की मूर्ति कहाँ पर मिली है हमको? हड़प्पा से मिली है। कहाँ पर ये मिली है कांसे की नृत्य की मूर्ति? मोहनजोदाड़ो में मिली है। कांसे का रथ मिला है। और कांसा ये बनाने के लिए किस टेक्निक का यूज करते थे? वो थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या होता था, मिट्टी का पहले सांचा तैयार किया जाता था, और उसमें क्या होता था कि नहीं, पहले वैक्स का सांचा तैयार किया, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, फिर उस मिट्टी के लेप को गर्म किया, तो जो अंदर का जो वैक्स होता था वो पिघल जाता था, छेद कर देते थे, सारा वैक्स बाहर निकल आता था। फिर उसी छेद से कांसे को भर दिया जाता था, और फिर उसे ठंडा कर दिया जाता था, और फिर जो ऊपर की मिट्टी होती थी उसको फोड़ दिया जाता था। इस तरीके से क्या अलग अलग मूर्तियां बनाई जाती थी विद द यूज ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है। इससे हमें क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो में कांसे की नृत्य की मूर्ति मिली है, दैमाबाद में कांसे का रथ मिला है, और तांबे की मूर्ति हमें कहां से मिली है? मानव की मिलती है। और मिट्टी की मूर्तियों का तो बात मत करिए, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। हड़प्पा व्यापार भी बहुत ज्यादा करते थे, और व्यापार कहाँ से करते थे? पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, सब जगह से व्यापार करते थे। ये बेचते क्या थे? सूती वस्त्र, हाथीदार, इमारती लकड़ी वहां ले जाते थे, और लाते क्या थे? सोना लाते थे, चांदी, टिन, ठीक है, ये सारी चीजें वहां से लाते थे। अच्छा, टिन चूंकि इनको इंपोर्ट करना पड़ता था, इसीलिए जो यहाँ पर कांसे बने हैं उसमें तांबा ज्यादा मात्रा में है और कांसा कम, सॉरी, टिन कम मात्रा में, क्योंकि टिन इनको क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट करना पड़ता था। और इन्होंने जिस लिपि का यूज किया है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि, जो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। आर्थिक जीवन देखते हैं तो मोहर इन पे मिली है। मोहर ज्यादातर कैसी होती थी? चौकोर होती थी। और जो सबसे ज्यादा प्रचलित मोहर थी वो कैसी थी? वर्गाकार थी। ठीक है। लोथल से हमें क्या मिला है? फारस की बेलनाकार मोहर भी मिली है। और मोहरे जो होती थी वो ज्यादातर किसकी बनी होती थी? शेरफड़ी की। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टेलाइट। ठीक है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कौन से हैं? BRW। अगर हम बात करेंगे तो ये BRW, फिर PGW, फिर OCP, और फिर MBPW। इस तरीके से पॉटरी का फेज चलता है। जब वैदिक सभ्यता में आएंगे तब हम पॉटरी के बारे में बात कर लेंगे। और इन पॉटरी के ऊपर पंचतंत्र की ऐसी कहानियों की चीजें मिलती हैं। जैसे चालाक लोमड़ी की कहानी थी, कौवा ऊपर बैठा होता है, मुंह में रोटी होती है, लोमड़ी इधर होती है, लोमड़ी प्रयास करती कुछ बोले और उसकी रोटी गिर जाए। ऐसी छोटी छोटी कहानियां इनके मृतभांडों पर देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है। सामाजिक जीवन के बारे में भी हम बता चुके हैं कि मातृ प्रधानता 3 वर्ग दिखाई देते हैं: विशिष्ट वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग। ठीक है। सती प्रथा के प्रमाण मिल चुके हैं। लोथल से 3 युगल समाधान मिले हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधान मिले हैं, कई बार बता चुके हैं आपको। ठीक है। राजनीतिक जीवन स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन जैसा लगता है, तो मैंने आपको बताया था कि तीन तीन हम लोग ने कयास लगाए थे, इन तीनों में से कोई ना कोई मिल सकता है। क्या ये श्रृंगार करते थे? बिल्कुल करते थे। सौंदर्य की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा से श्रृंगार बॉक्स और लिपस्टिक चरमुदड़ों से मिली है। ठीक है। सिंदूर नौसारी से मिली है। मैंने बताया था कि नौसारी ऐसी जगह मिली है जहां अभी भी एक वो है मूर्ति वो है, मिट्टी की मूर्ति है, जिस पर अभी भी सिंदूर भरा हुआ है। ठीक है। इसीलिए तो हम सनातन धर्म कहते हैं। प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो ज्यादातर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मेडिटेरियन और मंगोलाइट है। ठीक है। बाकी डिस्कस हो गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्शन पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बचता है केवल इनका डेक्लाइन, कि आखिरकार ये कैसे खत्म होते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर टॉपिक हमने कंप्लीट किया है इनके डेक्लाइन को करके। इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे वैदिक एरा। ठीक है। 2 पार्ट में हमने 3 पार्ट हो चुके हैं एक्चुअली इसके। ठीक है। तीनों पार्ट आराम से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा। इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो मैंने दी है उनको जरूर देखिएगा। ठीक है। तो अब इस पे डेक्लाइन पे हमें बात करनी है कि वास्तव में ये कैसे खत्म हो रही है। ठीक है।
तो जैसे ओरिजिन पर इनकी बात है कि ये इमीडिएट ओरिजिन इनका हुआ था या फिर ग्रेजुअल ओरिजिन हुआ था, उसी प्रकार से डिक्लाइन पे भी इनके बात है कि आखिरकार ये कैसे समाप्त हुए थे। क्या अचानक से हो गए थे या फिर धीरे धीरे हुए थे। अचानक से करने में फिर वही औपनिवेशिक शासन की बात आ जाती है, जो क्या कहती है कि आर्यन यहाँ पर आए थे और आर्यनों ने यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से लड़ाई की थी और सिंधु घाटी सभ्यता को मार कूट करके दास बनाया था और स्वयं वहां पर शासन किया था। लेकिन इन मूर्ख चंद से कौन पूछे कि इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता को आर्यन ने खत्म करके ग्रामीण सभ्यता ही बनाई, इनसे कुछ सीख नहीं पाए ये लोग। सोचने वाली बात है। नगरीय सभ्यता जिसको मिलेगी तो वो वापस ग्रामीण सभ्यता में क्यों जाएगा भाई? जाएगा कोई? नहीं जाएगा। तो आखिरकार ये नगरीय सभ्यता से वापस ग्रामीण सभ्यता में क्यों गए, जबकि इतनी बड़ी और इतनी विकसित सभ्यता थी जिसका ट्रेड एंड कॉमर्स भी इतना ज्यादा था। जहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज्यादा बोलबाला था, वापस से जो आर्यन सभ्यता आती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ क्यों चली जाती है? इस पे कोई बात ही नहीं करता। ठीक है। दूसरा आता है कि यहाँ पर तो पहला तो आया आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दूसरा आया फ्लड। फ्लड की वजह से कि भैया बाढ़ आई और बाढ़ से पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, क्योंकि ज्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स मिली हैं वो नदी के किनारे मिली हैं और नदी के किनारे मिलने के कारण यहाँ पर बाढ़ आती है और बाढ़ खत्म कर देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आने का प्रमाण मिलता है। क्यों? क्योंकि मोहनजोदाड़ो में 7 परतों में शिस्ट मिलता है। ठीक है। जब बाढ़ आती है तो अपने साथ मिट्टी घात लेकर के आती है, 7 अलग अलग परतों की मिट्टियां मिलती हैं, जो ये दिखाता है कि मोहनजोदाड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि बाढ़ में खत्म हुआ होगा। तो भैया मेरे बाढ़ में एक साइड खत्म होगी, 2 साइड खत्म होगी, कि जब से दिन बाढ़ रावी नदी में आई उसी दिन सिंधु घाटी में आई, उसी दिन घग्गर खाकरा में आई, उसी दिन सब जगह एक साथ बाढ़ आ गई, वज्रपात हो गया, सारी एक साथ बाढ़ आ गई और सारी सभ्यता खत्म हो गई। इक्का दुक्का जगह बाढ़ आ सकती है, सभ्यता को खत्म कर सकती है, लेकिन समझो इतनी बड़ी नगरीय सभ्यता जिसकी इतनी सारी साइड थी, सबको एक साथ खत्म कर देना, तो ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है। हंसी आती है सोच के कि एक साथ इतनी बाढ़ कैसे आ गई। तीसरी आती है, तीसरी कहती है कि टेक्टोनिक थ्योरी, भूकंप आता है। जब दो प्लेटें आपस में लड़ती हैं तो भूकंप आता है। तो इन्होंने कहा था कि ये इंडिया है, यहाँ से एक प्लेट है, ये प्लेट ने इसको धक्का दिया होगा, तो धक्का दिया होगा, ये वाली परत ऊंचे उठ गई, जब ऊंचे उठ गई तो यहाँ पर जो नदी का पानी इधर आ रहा था ये वापस चला गया और पूरे के पूरी नदी घाटी सभ्यता को उड़ा दिया। ये थ्योरी है। एक थ्योरी और बताती है, वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करती है। ये क्या आ गया? वो किसकी बात करती है? इकोलॉजी इन्वायरमेंट की। भाई आपके साथ पास जो संसाधन है वो लिमिटेशन है। संसाधन कैसे हैं आपके पास? लिमिटेड है। लेकिन आपकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, संसाधन आपके पास लिमिटेड है, तो इस पॉपुलेशन की निर्भरता, ये पॉपुलेशन तब तक सर्वाइव करेगी जब तक संसाधन यहाँ पर रहेंगे। जब संसाधन की कमी हो जाएगी या संसाधन खत्म हो जाएंगे तब ये पॉपुलेशन यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो यही कुछ चीजें इनके साथ हुई। क्या हुई? कि ये सेटलमेंट हुआ, रिसोर्सेज इनके लिमिटेड थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, जब पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें होती हैं। ठीक है। ये वैसा सस्टेनेबल अपने नगरीय सभ्यता को नहीं कर पाए, क्लाइमेट चेंज हुआ, उस क्लाइमेट चेंज में फेमाइन जैसी सिचुएशन आई, ये फेमाइन जैसी सिचुएशन में ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके बाद कहीं ना कहीं भूकंप और बाढ़ जैसी कुछ साइड्स में आ गई थी और धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में धीरे धीरे हर एक सभ्यता में अलग अलग चीजें घटित हुई और ये सभ्यता पतन हो गया। इस सभ्यता का, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक मिलती है वो यही देखने को मिलता है कि सेटलमेंट हो गए, रिसोर्स इनके पास लिमिटेड थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, क्लाइमेट चेंज आया, ड्रॉट फेमाइन जैसी सिचुएशन आई और कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जैसी चीजें भी आई और धीरे धीरे सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ चली गई और धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो लगभग 2500 औपनिवेशिक शासन कहती है, लेकिन नई रिसर्च के हिसाब से 3500 के आसपास शुरू होती है, वो लगभग लगभग जाकर के 2000 से 1500 के बीच में पूरी तरीके से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक। इस तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से देखा, पूरी तरीके से समझा, इसके नाम को लेकर के, प्रोटो हिस्ट्री को देख के, ओरिजिन डिस्कवरी देख के, इसकी ज्योग्राफिकल साइट देख के, फीचर्स देख के, फीचर में टाउन प्लानिंग, इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अथॉरिटी, इन सब चीजों को देखा, कंडीशन देखी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और फिर इसको इसका डिक्लाइन देखा। और सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं मेंस में, इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूं और देखिए कि क्या हमने इस पे बात की है या नहीं की। हड़प्पा लोगों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के पुनर्निर्माण में मोहरों और मोहरों के महत्व का मूल्यांकन करें।
धार्मिक जीवन में मोहरों से हमें धार्मिक जीवन का क्या क्या पता चलता है, इस पे मैंने बात की दी। आर्थिक जीवन में मैंने आपको सलाह का एग्जांपल दिया था, इस पे बात कर दी। सिंधु सरस्वती शहरों में जल प्रबंधन और इसके संरक्षण योजना पर चर्चा कीजिए। बिल्कुल किया हमने। वाटर मैनेजमेंट पर कितनी देर तक हमने बात की। क्या आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन यापन के आधार पर विविधता थी? बिल्कुल विविधता थी। हमने बात किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, हमने बात किया कि वहां पर आवास के लोग अलग रहते थे, पुजारी अलग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण की बजाय पारिस्थितिकी क्षरण के कारण हुआ है, इस पर भी हमने अभी तुरंत बात की है कि किस तरीके से सेटलमेंट हुआ, इकोलॉजी में, क्लाइमेट में चेंज हुआ, फिर हमारा क्या हुआ कि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर फेमाइन और फ्लड जैसी सिचुएशंस आती हैं, जिस कारण ये जो सभ्यता थी पतन की ओर चली गई। इसी को आपको विस्तृत रूप में लिखना था। बताएं कि ज्ञात हड़प्पा सब बस्तियों में से अधिकांश खारे भूजल वाले अधिशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। इसको हम बात करेंगे किसी दिन, इस पे बात नहीं की है। पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों तक सीधे पहुंच प्रदान नहीं करते। यह बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे शहरीकरण की प्रक्रिया से गुजरी थी। मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट नहीं, जब बल्कि ग्रेजुअली चेंज हुआ था, जब इस सभ्यता का ओरिजिन हुआ था और धीरे धीरे यह नगरीय सभ्यता में बदली थी। क्या कृषि पर प्रभुत्व ने हड़प्पा सभ्यता के कस्बों और शहरों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इस पर भी हमने बात की थी कि जब आदमी का पेट भरा होगा तभी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा गैर कृषि कार्य करेगा, और जब वो ज्यादा से ज्यादा गैर कृषि कार्य करेगा तो वो सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में दिखाई देगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पारिस्थितिकी कारकों ने हड़प्पा सभ्यता के प्रवाह और उतार को प्रभावित किया? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले लगभग 12 सालों में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं, अभी तो ये 10 सालों के हैं, जिन पे मेंस पे आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जितना मैंने पढ़ा है तो इन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करिएगा, और जो भी कंफ्यूजन हो वो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज 3 क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को सब समझा है, और इसी तरीके से हम आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हम एंशियंट हिस्ट्री को खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।